हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना हमारी जो आंसर की रिलीज हुई है कल ही 22 तारीख को 22/2/2024 में जो हमारे एग्जाम हुए थे। हमारे 13/2/2024 के डीएसएसबी के एग्जाम जो हुए थे तो उन्हीं की आंसर की रिलीज हुई है। उसी में जो एक आंसर की है पीजीटी इंग्लिश मेल की, इसका हम जीएस का सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें दो पेपर हुए थे पीजीटी इंग्लिश मेल में। तो जीएस का एक सेक्शन की एक वीडियो और एक सेक्शन की वीडियो जहां तक है कल तक आ जाएगी। बाकी इसके मैथ की दोनों सेक्शन की एक ही वीडियो आएगी। वो भी आपको जहां तक है कल शाम तक अवेलेबल हो जाएगी चैनल पे। ठीक है, और बाकी देखते हैं पेपर में क्या क्या आया था हमारा, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस ही सारे पेपर्स जो हैं वो बनते हैं। कहीं ना कहीं उनमें 70-80% प्रीवियस ईयर ही होता है, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर करने बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे जीएस का प्रीवियस ईयर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूटी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो कौन होता है? वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। और हमारा अगर हम यूटीज की बात करें क्वेश्चन, क्योंकि हमारा यूटीज पे बेस है, तो अगर हम यूटीज की बात करें तो यूटी जो है वो हमारा आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक होता है। 242। और ये पार्ट कौन सा होता है? ये पार्ट होता है हमारा 8, भाग 8 के अंदर यूटीज आती है। ठीक है, और हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? हमारी जो टोटल यूटीज है अभी जो लेटेस्ट 2019 में बनी थी, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग हो गए थे स्टेट से टूट के, तो टोटल यूटीज हमारी 8 हो गई थी। ठीक है, अगर मैं लास्ट यूटी जो बना है उसकी बात करूं, हमारा वो 2019 में बना है। कौन सा? लद्दाख। अगर मैं फर्स्ट यूटी की बात करूं, पहला यूटी कब बना था और कौन सा बना था? वो बना था हमारा अंडमान और निकोबार 1956 में। ठीक है, फर्स्ट यूटी हमारा अंडमान निकोबार 1956 में। अगर मैं और बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल में लिखा हुआ है 239 में। अगर मैं चीफ मिनिस्टर के आर्टिकल की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर का मेरा आर्टिकल होता है आर्टिकल 164। और अगर मैं किसकी बात करूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई आर्टिकल को खास इंपोर्टेंट है नहीं। तो अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल की बात करूं कि एक राष्ट्रपति भारत स्टेट का होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के आर्टिकल की बात करूं तो ये आर्टिकल होता है हमारा 53। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल, इसको भी लिस्ट में ऐड कर लो। ठीक है, और अगर मैं यूनियन टेरिटरी में दिल्ली की बात करूं, क्योंकि दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। राजधानी क्षेत्र, तो ये हमारा दिया गया 239 ए में। ये अमेंडमेंट हुई थी, बाय द अमेंडमेंट, संशोधन बोल रहे थे, संशोधन हुआ था हमारा 1991 में। ठीक है, इसमें इसको विशेष अधिकार दिया गया था और ये संशोधन कौन सा था? 69वां था, 69वां संशोधन था। ठीक है, और क्या इसके बारे में पता होना चाहिए? इसी के अंदर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है 239 ए के अंदर ही हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट भी आती है। ठीक है, वहीं पर डिस्क्राइब करा गया था क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ दिल्ली में। अगर मैं 8 यूटीज की बात करूं तो 8 यूटीज में हमारा पहले नंबर पे जो यूटी आती है, क्योंकि सबसे पहले अंडमान निकोबार बना था वो। दूसरे पे अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़। तीसरी यूटी की अगर मैं बात करूं तो दादर एंड नागर हवेली। और प्लस में दमन और दीव। दमन और दीव। ठीक है, चौथी की बात करूं तो हमारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
ये यूटी में आता है। पांचवी की बात करूं 2019 में हमारी जो बनी यूटीज थी उनमें से एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, छठा। सातवें की अगर मैं बात करूं तो सातवां हमारा लक्षद्वीप, सातवां हमारा लक्षद्वीप। और आठवीं यूटी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा पुडुचेरी। ठीक है, हमारी 8 यूटीज है। तो हमने यहाँ पे यूटीज के बारे में देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सी सेंचुरी जो है वो प्रसिद्ध है? वो है हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस के देख लेते हैं क्योंकि चारों ही हमारे मेन नेशनल पार्क्स हैं। तो हम चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है रणथंबोर नेशनल पार्क। अगर मैं रणथंबोर नेशनल पार्क की बात करूं तो ये हमारा राजस्थान में, ये एक जगह पड़ती है सवाई माधोपुर के पास पड़ता है, सवाई माधोपुर के पास पड़ता है। अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था 1973 में। और इसको 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। रणथंबोर नेशनल पार्क इसका तब नाम पड़ा था। ठीक है, और अगर इसके बारे में और बात करें तो ये एक्चुअल में जो प्रसिद्ध है वो अपनी टाइगर रिजर्व यानी कि शेरों की वो टाइगर पॉपुलेशन के लिए फेमस है, फेमस फॉर टाइगर पॉपुलेशन। बाकी आगे आप समझ जाना। ठीक है, इससे ज्यादा आगे की तो जगह है नहीं मेरे पास, थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। ठीक है, और अगर मैं आगे की बात करूं, हमारा सेकंड जो ऑप्शन है काजीरंगा, तो ये हमारा ये पहला हो गया। अगर मैं काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करूं यहाँ पे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मेरे को क्या पता होना चाहिए कि ये असम में है, ये जो है वो असम में है। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो ये स्टेब्लिश हुआ था हमारा 1905 में। ठीक है, 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, नेशनल पार्क 1974 में से बना दिया गया था नेशनल पार्क। और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित करा गया था। ठीक है, 2007 में टाइगर रिजर्व को मैं टीआर लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित करा गया था। और इसके बारे में एक और मेन बात यह है कि 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित करा गया था। यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और इसके बारे में और कुछ तो ऐसा कुछ खास जानने लायक है नहीं। तो इसके बाद चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ को। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसके बारे में अगर इसकी स्थापना की बात करूं, स्टैब्लिशमेंट जो था इसका 1936 में था। ठीक है, और यहाँ पे जो एक मेन फैक्टर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, मैक्सिमम बाघ जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है। ठीक है, कौन सा? हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हमारे पास एक बचता है और जगह भी कम बचती है, तो हम इसको ऐसे रैप अप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पे अगर गिर की बात करूं तो गिर जो है हमारा, गिर नेशनल पार्क जो है सबको पता है कि वो गुजरात में बहुत मशहूर है। किस लिए मशहूर है? एशियाई शेर यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर मैं स्थापना की बात कर लूं उससे पहले, तो स्थापना मेरी हुई थी 1965 में, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका। और अगर मैं इसको राष्ट्रीय उद्यान के दर्जे की बात करूं तो 1975 में नेशनल पार्क घोषित करा गया था। और फेमस किस लिए? फेमस है एशियाई शेरों की। अफ्रीका के बाहर एशियाई शेर सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं, इसी नेशनल पार्क में। अफ्रीका के बाहर और कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। Which organ is responsible for producing ATP through cellular respiration? ठीक है, तो एटीपी कौन सा सेल जो ऑर्गन है वो हमारा प्रोड्यूस करता है? वो हमारा करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें और चीजें क्या पता होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, कोशिकाओं में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली पाई जाती, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ दी सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए, ये भी आता रहता है। ठीक है, अभी हमने देखा था एक पेपर था हमारा 2021 का, वहां पे आपसे आरबीसी का साइज पूछ लिया था। 0.7 टू 0.10 माइक्रोमीटर होता है उसका व्यास। तो हमें इसके व्यास के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसका व्यास जो होता है वो हमारा 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, व्यास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइज की नहीं, व्यास की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, एक इसका जो मेन पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन काफी बार आता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन खुद बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन का निर्माण खुद अपने अंदर कर लेता है। ठीक है, बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, तो प्रोटीन निर्माण करने की इसमें अपने आप में ही क्षमता होती है। ठीक है, इतना हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और पता होना चाहिए। अब और एटीपी के बारे में हमें पता ही है कि एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस करता ही है वो, तो एक क्वेश्चन हमारा एटीपी का निर्माण भी कर लेता है। तो ये हमारे 5-6 क्वेश्चन है जो हमारे फ्रीक्वेंटली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आते रहते हैं। सबसे मेन जो आता है वो पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल होता है। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा कि कौन सी किस तरह की सेल्स में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। किस किस ऑर्गन में, ऑर्गेनेली में हमारी दोहरी झिल्ली होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये बहुत आता है। प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, ये बहुत आता है। एटीपी कर सकता है, ये तो आप सामने देख ही रहे हो आप अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? द इंडियन स्टेट ऑफ असम एक्सपीरियंस एज प्रीडोमिनेंटली, जो असम है वो बहुत ज्यादा क्या एक्सपीरियंस करता है? भाई असम जो है हमारा पूर्व का प्रदेश है। ठीक है, इंडिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है जहाँ पे पहाड़ वगैरह बहुत है, इतना तो आपको थोड़ा अंदाजा हो गई। तो यहाँ पे डेजर्ट तो नहीं है, मेरे को सीधी सीधी पता है। आर्कटिक क्लाइमेट कैसे होगा? आर्कटिक क्लाइमेट तो हमारा पोल्स पे होता है। ठीक है, एल्पाइन क्लाइमेट कैसे होगा? एल्पाइन क्लाइमेट का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एल्पाइन क्लाइमेट तो ऊंचाई के साथ बढ़ते बढ़ते वहां पे होता है, ये हिमालयन रीजन में होता है हमारे यहाँ पे मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अल्पाइन क्लाइमेट की बात करूं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 35 के बीच में होता है।
ठीक है, ये हमारा ऊंचाई बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर कम हो जाता है, -15 तक चला जाता है। लेकिन असम में तो -15 जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे रेन फॉरेस्ट बहुत है, रेन फॉरेस्ट बहुत है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। असम हुआ, मेघालय हुआ, यहाँ पे रेन्स बहुत होती है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है। ठीक है, और रेन से हमें एक चीज और याद आनी चाहिए, हमारा जो क्या है वो मासिनराम यहाँ पे हाईएस्ट रेन होती है वर्ल्ड की, हाईएस्ट रेन, ठीक है, वर्ल्ड की। और ये हमारा कहाँ है, ये हमारा मेघालय में। इससे पहले क्या था, इससे पहले था हमारा चेरापूंजी, ये भी मेघालय में ही था। अब सेकंड नंबर पे चेरापूंजी हो गया, पहले नंबर पे मानसीनराम हो गया। ठीक है, और इसके बारे में हमें कोई खास पता होना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। 5 हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप करंट तैयार करोगे उसमें आपको मिल जाएंगे, ये तो डायनेमिक है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब 1-2 साल बाद कोई मेरी वीडियो देखे उसमें करंट अफेयर का ये क्वेश्चन निकाल के उसके नोट्स बनाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो 13th हॉकी ऑफ सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 इन 2023 में किसने जीती, पंजाब ने जीती। बस इतना ही पता होना चाहिए, बाकी आप करंट अफेयर्स में कर लेंगे, समझदार आप लोग हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। विच रिवेनेंट was captured by India's first X-ray polarimeter satellite XPOSat in जनवरी 2024। तो एक्सरे की जो सैटेलाइट थी उसने क्या कैप्चर करा, उसने एक सुपरनोवा को कैप्चर करा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, 2024 की बात कर रहा है, अभी जनवरी की, क्या कैप्चर करा। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, करंट को इग्नोर करेंगे बिल्कुल। इन इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कम होते हुए रिटर्न, क्या रेफर करते हैं। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, नहीं भाई साहब, एब्सेंस ऑफ मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा तो डिमिनिश कैसे होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है अगर मैं ऑप्शंस को देख के क्वेश्चन लगाना चाहूं। ठीक है, द कांस्टेंट आउटपुट विद ईच एडिशनल इनपुट, अगर कांस्टेंट आउटपुट है तो डिमिनिश कैसे हो रहा है, अगर आउटपुट सेम मिलता जा रहा है तो डिमिनिश कैसे हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है यहाँ तो ये भी नहीं रेफर करता। थर्ड की अगर मैं बात करूं, द इंक्रीज इन आउटपुट विद ईच एडिशनल इनपुट, इंक्रीज नहीं डिमिनिश की बात कर रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। तो ये तो कीवर्ड से खत्म हो गया भाई, ये इंक्रीज की बात कर रहा था, नहीं हो सकता। कांस्टेंट की बात कर रहा था, लेकिन हमारे पास तो डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ है, तो ये नहीं हो सकता। एब्सेंस की बात कर रहा है, अगर है ही नहीं है, एब्सेंस ही है, तो भाई साहब हमारा डिमिनिश कैसे होंगे। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें कीवर्ड है, तो द डिक्रीज इन आउटपुट विद ईच एडिशनल इनपुट, तो हमारे कीवर्ड के हिसाब से ही ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इकोनॉमिक्स वैसे भी इतनी कोई नहीं पढ़ता, कीवर्ड्स इसमें मेन है। कीवर्ड्स जैसे मैंने दिखाया ना, एब्सेंस आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओगे काम बन जाएगा। ये हमारा ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन हो सकता था, बिल्कुल आराम से हो सकता। अगर मैं अब इस लॉ की बात कर लेता हूँ, डिमिनिशिंग रिटर्न का जो लॉ था वो हमारा एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, और इन्होंने जो ये लॉ दिया था वो अपनी एक बुक में दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत मेन अच्छी बुक है, मतलब अच्छी नहीं कहेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में बहुत पॉपुलर बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। हमारे लिए तो अच्छी बुक चेतन भगत की होती है वैसे भी, है ना। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करूं तो ये एक बहुत मेन बुक है। ठीक है, और हाँ, घटते, अगर मैं इसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करूं, इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन तो आपको यहाँ मिल गई, द डिक्रीज इन आउटपुट इन ईच एडिशनल इनपुट। अगर मैं जैसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे कि आपने पढ़ना स्टार्ट करा, जब अगर आप सिलेक्शन के नजदीक आ चुके हो तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, जब इंसान जब शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट करता है और इसमें इनपुट लगाता है तो वो 60-70% तो इजीली कवर कर जाता है सिलेबस को।
अब ये जो 70% से 85% की जर्नी है जहां पे सिलेक्शन होना है, यहाँ पे अगर एक आउट इनपुट लगा रहा था तो उसको 10 रिजल्ट मिले थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब इस 15 को बढ़ाने में क्या हो जाएगा, आप 10 इनपुट लगाओगे तब जाके एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 10 पन्ने याद करोगे तब एक नंबर बढ़ता है। तो यही हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न का लो है। ठीक है, रिटर्न नहीं मिल पाता जब लास्ट में आते हैं, सिलेक्शन के नजदीक आते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे इस बात से। वहां पे हमें जो है रिटर्न मिलना कम हो जाता है, हम इनपुट ज्यादा लगाते हैं, रिटर्न कम मिलता है। ठीक है, 60% कवर होने के बाद तो रिटर्न कम हो ही जाता है पढ़ाई में, तो ये है ही। और अगर हम अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। Which Indian institute released a set of guidelines regarding generative AI, artificial intelligence के बारे में गाइडलाइंस किस इंस्टीट्यूट ने स्टैब्लिश करी? अब ये क्वेश्चन भी देखो साइंस बेस का है, थोड़ा सा साइंस बेस का है, आपको पता होना चाहिए। आईआईटी मद्रास क्यों ही गाइडलाइंस देगा, ये तो कोई इंस्टीट्यूशन है, ये तो अपने अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं कि ये कोई गाइडलाइंस दे सके, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, अगर मैं बाकी तीनों ऑप्शंस की बात करूं, ट्राई जो है हमें पता है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके बारे में एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारा 1997 में हुआ था। ठीक है, अब जब ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो ये ऑप्शन भी अपने आप ही कट हो जाता है, ये तो टेलीकॉम से रिलेटेड है, ये तो एआई है। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी थर्ड ऑप्शन की, मैटी की, मैटी क्या है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर ये देगा, भाई अगर कोई मिनिस्ट्री बना रही है तो गाइडलाइंस क्यों बनाएगी, मतलब गाइडलाइंस तो नहीं, वो तो सीधा रूल आउट करेगी। मैं इसको इस तरीके से भी काट सकता था, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे मैं लगा सकता था, मेरे को कंफ्यूजन होता तो वो होता इन दोनों में, क्योंकि मिनिस्ट्री गाइडलाइंस भी दे सकती है पर मिनिस्ट्री जनरली गाइडलाइंस नहीं देती, वो सीधा अथॉरिटी देती है, उनके पास सीधी अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती हैं जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो हमारा जो ये है नेस्कोम, ये नेस्कोम एक्चुअल में हमारा गवर्नमेंट संस्था नहीं है। ठीक है, ये हमारी नॉन गवर्नमेंट संस्था है। इसका पूरा जो एक्रोनिम का फुल फॉर्म बनेगा वो बनेगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। हाँ ठीक है, ये कंपनीज को डिनोट करेगा। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट आपकी 1988 में हुई थी, क्योंकि ये सर्विस हमारी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के बारे में एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है, तो सिर्फ ये गाइडलाइंस ही जारी कर सकती है, ये कोई रूलिंग नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी, हमारी मेटी है, ये सीधा रूलिंग करेगी, गाइडलाइंस बहुत कम जारी करती है मिनिस्ट्रीज जो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया मैंने फालतू में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। द डैश वाज इनॉग्रेटेड टू कंडक्ट comprehensive health checkups for the entire population of Haryana at least once every 2 years। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर देख लेते हैं हम, निरोगी हरियाणा स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं सीधा। Who among the following freedom fighters is known for leading the Chitgaon Armory raid ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट? इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के दौरान चिटगांव
चटगांव, चटगांव बोलते हैं हिंदी में। चटगांव आर्मरी रेड किसने करी थी? तो ये हमारे थे सूर्य सेन, जिनको आगे चल के ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो चटगांव आर्मरी रेड थी वो एक्चुअल में हुई कब थी? ये हमारी 1930s के टाइम पे हुई थी। ठीक है, 1930s के टाइम पे चटगांव में ही हुई थी, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और चटगांव जो एक्चुअल में अब है वो बांग्लादेश के अंदर है। ये हमारा बांग्लादेश के अंदर है। और सूर्य कुमार सेन को इसी टाइम के अराउंड मेरे हिसाब से 1934 में इन्हें फांसी भी दे दी गई थी। बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई उस टाइम पे ना। तो इनको फांसी दे दी गई थी 1934 में। अब इसमें जो ये नाम है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे ही मेन नाम है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे बात कर लेता हूँ इनकी। तो मैं इसको यहाँ पे बाइफरकेट कर देता हूँ, क्योंकि हमें 3 ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं भगत सिंह की। भगत सिंह जो थे, क्योंकि भगत सिंह के बारे में आता बहुत कुछ है, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था हमारा 1907 में। ठीक है, और इनकी फांसी जो हुई थी हमारी, इनको फांसी चढ़ा दिया गया था 23 मार्च 2031 को। ओ सॉरी, 23 मार्च 1931 को, 2031 को। ठीक है, 2031 को इनको फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, हमारा दिल्ली जो असेंबली थी, सेंट्रल असेंबली, उसमें बम फेंका था। लेकिन उन्हें फांसी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर नहीं हुई थी। फांसी हुई थी उन्हें आपके सैंडर्स की हत्या पर। लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या हुई थी। लाहौर बर्नी सैंडर्स की हत्या हुई थी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब जब आता है तो लोग बाग लगाया था दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था इसलिए उनकी हत्या, वो फांसी दी गई थी। नहीं, वो तो केस में फांसी का कोई स्कोप ही नहीं था। तो यहाँ पे झूठा आरोप लगाया गया था बर्नी सैंडर्स की। यहाँ पे झूठा नहीं करा तो खैर इन्होंने ही था, लेकिन यहाँ पे सबूत कोई नहीं थी। लाहौर में जो बर्नी सैंडर्स की हत्या हुई थी उस पे इन्होंने वहां पे फांसी दे दी थी इन्हें। ठीक है, और इन्होंने दिल्ली असेंबली पे बम फेंके थे, दिल्ली सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, और दिल्ली सेंट्रल असेंबली में एक तो भगत सिंह थे जिन्होंने बम फेंके थे, इनके साथ एक थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, ये भी आता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर बम फेंके थे। और भगत सिंह के बारे में एक दो चीज और पता होनी चाहिए हमारी। भगत सिंह जो थे वो 2 मेन सोसाइटीज के हिस्सा थे। ठीक है, एक तो नौजवान भारत सभा। ठीक है, और सेकंड जो मेनली आती है वो थी हमारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये हमारी 2 सब वो थी, ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका ये हिस्सा थे। ठीक है, और इनकी एक बुक भी है। बुक भी, क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है बुक का भी। मैं नास्तिक क्यों हूं? क्यों हूं? इंग्लिश वालों के लिए वाई आई एम एथिस्ट, इनकी बुक का नाम था। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलो हम हमारे पास स्पेस कम है तो हम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस, क्वेश्चंस हमारे सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा बनते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने हमारा आजाद हिंद फौज का गठन करा था।
आजाद हिंद फौज का जो गठन करा था इन्होंने करा था। और आजाद हिंद फौज से पहले अगर मैं बात करूं तो ये 1938 में कौन सा था वो, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, ठीक है, ये इससे पहले, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन्होंने आजाद हिंद फौज का जो गठन करा तो जापानीज, जापान के सहयोग से करा था। और मैं बात करूं इन्होंने वहां पे एक नारा दिया था जय हिंद का, एक इनका बड़ा फेमस नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसको कृपया अपने आप लिख लेना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्होंने आईएनएस की भी स्थापना करी थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। ये इनकी पार्टी का नाम था, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी पार्टी का नाम था, ठीक है। तो अभी तक हम 10 क्वेश्चन निपटा चुके हैं और मुझे लग रहा है आधे घंटे के आसपास का टाइम हो चुका होगा, तो फटाफट आगे के क्वेश्चंस निपटाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन डेडिकेटेड टू सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल टीचिंग, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का किस जो स्थापना थी वो किसने करी थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ऑप्शन नंबर सी। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो करी थी वो राम कृष्ण परमहंस के नाम पर करी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मैं बात करूं, रामकृष्ण मिशन जो था वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो गुरु थे किसके? हमारे स्वामी विवेकानंद जी के। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो हुई थी हमारे 1987 में, ठीक है, स्थापना 1987 में हुई थी। और इनके बारे में क्या पता होना चाहिए? और जो हमारे कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका एक बहुत अच्छा कोट है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, आता रहता है तो आप एक बार नोट डाउन कर लेना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने 1893 में विश्व धर्म सभा के अंदर, यूएसए में विश्व धर्म सभा में भारत का नेतृत्व किया था या सनातन का नेतृत्व किया था? सनातन, सनातन का नेतृत्व किया था। और अब और हमें क्या पता होना चाहिए, और हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे एक मेन नाम जो है वो है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन से साल में करी थी? 1875 में, ठीक है, 1875 में। और इनका एक कोट था वेदों की ओर वापस चलो, वेदों की ओर वापस चलो, या वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस चलो, ये इनका एक कोट था जो आता रहता है कि ये वाला कोट किसने दिया था, वेदों की ओर वापस चलो हमारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में और कुछ की जरूरत नहीं है, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्केड्यूल ट्राइब्स एसटी विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया बिलोंग टू विच स्टेट? एसटी जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है? तो ये हमारा एक्चुअल में 2011 की जनगणना से रिलेटेड सवाल हो गया, ठीक है। तो जो एसटीज हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं जो एससी हैं वो सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में,
और फिर मैं बात कर लेता हूं कि जो ओबीसीज हैं वो भी हमारे सबसे ज्यादा यूपी में ही है, लगभग पॉपुलेशन का 50%, पॉपुलेशन का 50% के आसपास ये ओबीसीज हैं। और एससी की बात करूं तो लगभग मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 21% के आसपास, 21 से थोड़ा सा कम यूपी का जो है वो एससी है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है। और मैं बात करूं और पॉपुलेशन पे जो फैक्ट मेरे को याद आ रहे हैं आज अभी, तो यूपी जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, यूपी में जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और अगर मैं बात करूं सबसे कम पॉपुलेशन या फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूटीज में, ये तो स्टेट हो गया। अगर मैं यूटी की बात करूं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और अगर मैं लीस्ट की बात करूं कि कम कहां पे है, तो स्टेट में सिक्किम और यूटीज में हमारा लक्षद्वीप। और अगर मैं बात करूं डेंसिटी की बात करी जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कि 1 वर्ग मीटर के अंदर कितने बंदे रह रहे, पॉपुलेशन डेंसिटी 1 किलोमीटर के अंदर कितने बंदे रह रहे। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो है वो यूटीज की बात, स्टेट की बात करें, स्टेट में बिहार सबसे ज्यादा डेंस है, ठीक है। अगर डेंसिटी पूछने लग जाए तो 1186 की डेंसिटी। और सबसे कम की बात करूं तो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम यूटीज में, जगह की कमी होने के कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यूटी में जो मैक्सिमम है वो दमन एवं दीव में, दमन एवं दीव में, तो इसमें हमारी है लगभग 2100-2200 के आसपास थी, 2191, ठीक है, 2191 है। और जो मिनिमम है वो हमारी है अंडमान और निकोबार में, रिमोट एरियाज पड़ जाते हैं अंडमान निकोबार, यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो 46 हो जाती है, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए पॉपुलेशन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज रेफर्ड एज, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना जो होता है उसको हम किस से रेफर करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं सारी, ठीक है भाई। टोटल कॉस्ट तो टोटल ही हो गई, मैंने पहले भी जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था वो ऐसी कराया था, ऐसी बताया था, मेरी सेंस ऐसी बैठती है। मैंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, मैं तो या तो प्रीवियस ईयर लगा के थोड़ी सेंस डेवलप हो गई ये कह सकते हो, या फिर कुछ और कह सकते हो, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। टोटल कॉस्ट तो टोटल हो गई ना, 1 एडिशनल कैसे हो जाएगी, ये तो एडिशनल की बात कर रहा है, एक एडिशनल, ठीक है। एवरेज कॉस्ट तो पूरा टोटल करके नीचे एवरेज निकालोगे उससे निकलेगी, तो ये भी 1 एडिशनल नहीं निकाल के देगी भाई, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है ना, वो तो नहीं बदलने वाली, तो ये भी 1 एडिशनल कैसे हो गई। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा दिखा जिसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को तो यही आंसर लगा, तो मैंने यही लगा दिया। मैं करता तो ऐसे करता, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हो गई भाई। टोटल तो टोटल पे बनी, मैंने 10 चीजें बनाई तो 10 का टोटल मेरा टोटल हो गया। एवरेज अगर मैंने 10 चीजें बनाई और 100 रुपए की प्रत्येक पड़ी, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा एवरेज आ गया। भाई मैंने 10 चीजें बनाई और उस पर 3 एलिमेंट्स थे, जैसे कि मैंने कोई बल्ब बनाया तो बल्ब का जो मेन था और जो फिलामेंट था और जो सेलिंग था, ये 3 थे, ये 3 तो फिक्स ही थे ना, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे।
ये एक पे हमेशा फिक्स ही रहेंगे, दो पे हमेशा फिक्स ही रहेंगे, वन एडिशनल पे भी हमेशा फिक्स रहेंगे। लेकिन ये तो कोस्ट है ना, वो जो कोस्ट पड़ेगी वन एडिशनल पे, तो ये तो चेंज नहीं होने वाली, तो ये मार्जिनल कोस्ट आएगी। ठीक है, मार्जिनल कोस्ट इसका आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कुछ, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। चेयरमैन जो है हमारे फाइनेंस कमीशन के, वो कौन अपॉइंट करता है? तो ये हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमें ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे गया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर पेन चेंज करना चाहूँ तो कौन से कलर में कर सकता हूँ? नीले में, नीले में कर लेते हैं, चलो। The president, the chairman of the finance commission of India is appointed by the president। ठीक है, खत्म। नहीं, इतना कैसे खत्म? तो अगर मैं बात करूं फाइनेंस कमीशन की, क्योंकि क्वेश्चन हमारा फाइनेंस कमीशन बेस है, तो फाइनेंस कमीशन हमारा आर्टिकल 280 डील करता है हमारा फाइनेंस कमीशन से। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन थी उसकी स्थापना हमारी हुई थी आजादी के ठीक बाद 1951 में। और सबसे पहले इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? केसी नियोगी साहब, केसी नियोगी। ठीक है, फर्स्ट जो थी हमारी 1951 में थी, और इसके चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अध्यक्षता इसकी केसी नियोगी ने करी थी। बाकी इनके इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उनका आर्टिकल होता है हमारा 124। ठीक है, और करंट में कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? चंद्रचूड़ जी हैं हमारे, सीजीआई इस टाइम के, चंद्रचूड़ जी। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करूं तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो आर्टिकल होता है वो होता है हमारा 93। और आज करंट की डेट में हमारे स्पीकर चल रहे हैं ओम बिरला जी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 75। और प्राइम मिनिस्टर सबको पता है, मोदी जी है हमारे करंट के। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हो गया, तो अभी जो करंट की फाइनेंस कमीशन चल रही है वो चल रही है 15वीं। ठीक है, और 15वीं फाइनेंस कमीशन हमारी 2017 में स्टेब्लिश हुई, और इसके जो चेयरमैन बने या अध्यक्ष बने वो हमारे बने, अध्यक्ष बने हमारे एन के सिंह। एन के सिंह जी जो है हमारे करंट वाली फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतना हमें इस बारे में पता होना चाहिए। अगला चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्डेट्स कोर्डेटा इन द एनिमल किंगडम। कोर्डेटा के बारे में डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो कोर्डेटास, कोर्डेटास लेट मी रिकॉल कोर्डेटा। तो कोर्डेटा जो होता है, कोर्डेटा के अंदर जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, और कोर्डेटा आता है अंडर एनिमिलिया, अंडर एनिमिलिया, एनी एनिमिलिया। तो ये जो कोर्डेटा है वो आता है एनिमिलिया के अंडर, और इसमें दोनों तरह के ही जीव आते हैं, वर्टिब्रेट्स वाले भी, इनवर्टिब्रेट्स वाले भी। वर्टिब्रेट्स प्लस इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, दोनों आते हैं। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। क्योंकि ये एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं तो ये गिल्स का तो जरूरी नहीं है ना, ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, खोखली नर्व कोड होती है एक्चुअल में, एक डोर्सल होलो नर्व कोड। ठीक है,
और अगर इसकी चौथी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके अंदर एक टेल भी होती है, ठीक है, एक टेल भी होती है। तो पोस्टर्नल टेल जो है यानी कि पीछे की तरफ में एक टेल भी होती है, इसको बोलेंगे हम पोस्टर्नल टेल। तो ये एक पीछे की तरफ में टेल होती है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीन जो मेन है। तो और इसमें वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, इसमें अनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। और किसके अंडर आता है ये? एनिमिलिया के अंडर आता है। ये हमारा कोर्डेटास हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर ए बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फीचर है? जुडिशियल रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट। इससे बैलेंस का क्या ही मतलब है? ये तो मतलब ही कोई नहीं हुआ। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, शायद हो सकता है लेकिन नहीं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर विद डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है कि आप दो या दो से ज्यादा के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। तो इसलिए यहाँ पे फेडरल आते ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ऑल इंडियंस, हाँ ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ऑल इंडियंस। अगर मैं अब अगर मैं इनके आर्टिकल की बात करूं तो जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई सिंगल आर्टिकल नहीं है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो होता है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर होता है। तो आर्टिकल नंबर 13 के हिसाब से यहाँ पे इसे जुडिशियल पावर्स मिल जाती हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने वाला होता है, इस वजह से 32 में इसको जुडिशियल पावर मिल जाती है, ठीक है। इसको अलग अलग आर्टिकल से अलग अलग जुडिशियल पावर मिलती है, तो सिंगल इसका कोई आर्टिकल है नहीं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार होता है, तो आर्टिकल 131 से इसको जुडिशियल पावर मिल जाती है। और राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली शक्ति भी एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की पावर में आती है, ठीक है। इसको अलग अलग आर्टिकल से ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे यहाँ पे जो है हमारा जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला भी है और कठोर भी है से क्या मतलब है? जैसे कि हम अपनी जो क्या बोलते हैं उसे हमारे पास प्रेम्बल है, प्रेम्बल में हम संशोधन नहीं कर सकते कुछ भी मतलब कि वहां पे स्पेसिफाइड है कि उसका मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। तो ये हमारा रिजिडिटी में आता है, ये हमारा रिजिडिटी में आता है, कठोरता में आता है। और अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो हम तो आर्टिकल्स कोई भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट दे सकता है अगर उसमें कुछ गलत हुआ है तो। ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। और हम अमेंडमेंट किससे कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 368 में लगभग सारे सब चीजों का संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 से, जो कि पार्ट नंबर 20 के अंदर आता है। 20 को ऐसे नहीं लिखते कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 20 के अंदर आता है संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ऑल इंडियंस, ये हमारा आता है सिटीजनशिप के आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल नंबर 15 आता है सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। Which acclaimed artist penned the autobiography titled My Life in Art, providing insights into their artistic journey? ये भाई साहब थे हमारे बुक है, कोई इसमें कोई खास ऐसा नाम है नहीं जो रिपीटेडली किसी एग्जाम में आता हो। तो हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है विच लैंग्वेज ऑफन कंसिडर्ड ए क्लासिकल लैंग्वेज हैज द ओल्डेस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन अमंग ऑल इंडियंस। अगर आप भारतीय हो तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। हमारी जो ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, क्योंकि मुझे इस पेन में मजा नहीं आ रहा है, मैं पेन देता हूँ दूसरा, इसको लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारी है कौन सी? संस्कृत।
थोड़ा अल्ट्रा लाइट हो गया, इसको ले लेना। हाँ ये ठीक है। तो वो है हमारी संस्कृत। तब संस्कृत जो है हमारी सबसे पुरानी भाषा है, और सबसे पुरानी भाषा का हमें स्रोत क्या मिलता है, क्योंकि ये वेदों की भाषा है, और वेद जो है वो इस दुनिया के सबसे पुरानी किताबें हैं। वेद जो है, अगर मैं वेदों की बात करूं, विश्व की सबसे पुरानी किताब है। विश्व की सबसे पुरानी किताब है। और जो हमारी संस्कृत भाषा है वो हमारी हिंद यूरोपियन परिवार की भाषा है, ठीक है। हर लैंग्वेज का अपना वो है, परिवार है, मतलब ओरिजिन के हिसाब से उनको अलग अलग बांटा गया है। तो ये जो है हमारा हिंद यूरोपियन परिवार की भाषाओं में आती है। ठीक है, हिंद यूरोपियन परिवार की भाषा में आती है। और संस्कृत के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये उत्तराखंड की राजभाषा भी है। वैसे ये बोली नहीं जाती, सिर्फ लिखी जाती है। आज के टाइम पे बोलने वाला संस्कृत में कोई है नहीं। तो ये उत्तराखंड के एक दो गांव है कर्नाटक वगैरह के जहाँ पे बोली जाती है, मतलब ऑफिशियली तो इसे ना बोली जाने वाली भाषा ही बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, एक फैक्ट जो है वो आप बहुत ध्यान रखें, एक किताब है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी, इसके लेखक जो हैं वो है पाणिनि जी, हमारे पाणिनि जी। और राइटर जो है, और ये जो है वो पहली किताब है, या मेरे हिसाब से आखिरी मान लो, जो कि ग्रामर के ऊपर लिखी गई है, जो संस्कृत की ग्रामर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। संस्कृत की ग्रामर के ऊपर, संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है एक्चुअल में पहली। इसी के कारण से हम संस्कृत को आजकल पढ़ पाते हैं और ना पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो पाणिनि ने जो अष्टध्यायी लिखी थी वो संस्कृत व्याकरण की किताब थी। उत्तराखंड की राजभाषा भी है ये, और हिंद यूरोपियन परिवार की भाषा है। विश्व की सबसे पुरानी किताब जो थी, वेद थे, वो हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। इस पेन से भी कोई खास मजा आया नहीं, हम दोबारा से अपना रेड ही ले लेते हैं। रेड इज ऑलवेज गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। तो द रिलीजियस मूवमेंट नोन एज राधा स्वामी सत्संग वॉज फाउंडेड बाई शिव दयाल सिंह। पता नहीं कौन थे। राधा स्वामी सत्संग जो था, मूवमेंट जो थी, वो शिव दयाल सिंह द्वारा चलाई गई थी। इसके बारे में ये कोई रिपीटेड क्वेश्चन है नहीं, तो इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। बाकी इसमें जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, अभी हमने ऊपर भी देखा था, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 के आर्य समाज के संस्थापक थे। और और मिर्जा गुलाम अहमद, ये हमारे जो थे वो अहमदिया, अहमदिया एक मूवमेंट थी, अहमदिया मूवमेंट के शुरुआत करी थी इन्होंने, अहमदिया मूवमेंट की। ये था इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां होती हैं उनको खत्म करने के लिए इन्होंने अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी। और हमें क्या पता होना चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस हैं, इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी 1897 में। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ऊपर ही आया था। हाँ, विवेकानंद जी ने, विवेकानंद जी ने। और ये रामकृष्ण हंस के शिष्य थे, मैंने ऊपर ही बताया था। और एक यहाँ पे और ऐड ऑन कर लो कि रामकृष्ण परमहंस का जो नाम था, उनके ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नहीं बोलेंगे उसको, वानप्रस्थ या ऐसा कुछ बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गृह त्याग से पहले, गृह त्याग से पहले इनका जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ।
नरेंद्र, ठीक है। और माँ काली के वो थे उपासक थे, माँ काली के उपासक थे। ये क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड लेट मी थिंक, एक बार शायद मैंने देखा तो है ये कहीं ना कहीं कि ये माँ काली के उपासक थे, ठीक है, या हो सकता है मैंने रीलों में देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ को चलते हैं। द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चर प्रोग्राम ऑफ मुंबई। प्लीज क्वेश्चन आपके यहाँ पे खत्म होते हुए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से कुछ इनपुट अच्छा ही मिला होगा। अच्छा मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फ्री का। तो बाकी देखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास हमारी होगी जीके की पार्ट 2, या उससे पहले आएगी आपको इन्हीं पीजीटी के जो पेपर हुए इंग्लिश के, उन्हीं का मैथ का सेक्शन लाऊंगा मैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।